19वीं सदी का भारत अंग्रेजों का राज था। हमारे अपने ही लोग ऊंची जाति वाले सदियों से दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार करते आ रहे थे। उन्हें पढ़ने नहीं देते थे, उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता था, वे गुलामों से कम नहीं थे। यह वो दौर था जब समाज में भेदभाव चरम पर था। जाति व्यवस्था ने लोगों को जकड़ रखा था। गरीब और दबे कुचले लोग अपनी आवाज उठाने से भी डरते थे। उनके राइट्स छीने जाते थे। अन्याय का साम्राज्य था। ऐसे समय में एक महापुरुष का जन्म हुआ, एक ऐसा शख्स जो इन बेड़ियों को तोड़ने आया था, जो सोसाइटी को एक नई दिशा दिखाने आया था। वो महापुरुष थे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। वे महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। बचपन से ही उन्होंने जातिगत भेदभाव को करीब से देखा था। ऊंची जाति के लोगों द्वारा दलितों पर किए जाने वाले अत्याचारों ने उनके मन को झकझोर दिया था। एक घटना ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उनके एक ब्राह्मण फ्रेंड की शादी में उन्हें आने का निमंत्रण मिला, पर जब वे शादी में गए तो ऊंची जाति के लोगों ने उनका अपमान किया। उन्हें शादी से भगा दिया गया। यह घटना उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उन्होंने ठान लिया कि वे अपना पूरा जीवन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने में लगा देंगे। वे दलितों और पिछड़ों के हक के लिए लड़ेंगे, उन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उन्हें उनके राइट्स के प्रति जागरूक करेंगे। साल 1873 में ज्योतिबा फुले ने एक किताब लिखी, गुलामगिरी। यह किताब उस समय के समाज पर एक करारा प्रहार थी। इस किताब में उन्होंने जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवाद पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने बताया कि कैसे सदियों से दलितों और पिछड़ों को गुलाम बनाकर रखा गया है। गुलामगिरी कोई साधारण किताब नहीं थी। यह आइए जानते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले के इस सफर को। गुलामगिरी, ज्योतिराव और धोंडीराव। परिच्छेद 12। इनामदार ब्राह्मण कुलकर्णी, यूरोपियन लोगों के उपनिवेशों की आवश्यकता, शिक्षा विभाग के मुंह पर काला धब्बा, यूरोपियन कर्मचारियों का दिमाग कुंठाग्रस्त क्यों होता है, आदि के संबंध में। तात, लेकिन आपने पहले कहा कि ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें ब्राह्मण न हो, फिर चाहे वह सरकारी विभाग हो या गैर सरकारी, और इन सब में मुखिया ब्राह्मण कौन है? ये सरकारी पटवारी, वतनदार ब्राह्मण कुलकर्णी है, और इनकी जालसाजी के बारे में अधिकांश दयालु यूरोपियन कलेक्टरों को पूरी जानकारी है। इसलिए उनको अज्ञानी शूद्रों की दया आई और उन्होंने सरकार को रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट भेज करके सभी कानूनों के द्वारा कुलकर्णियों को कदम कदम पर बंधनों में बांधने की कोशिश की। उनको कानूनों के माध्यम से नियंत्रित रखकर उनके अनियंत्रित व्यवहार को नियंत्रित किया गया। फिर भी इन कलम कसाइयों का उनके मतलबी धर्म से शूद्रों का संबंध होने की वजह से उनका शूद्रों पर प्रभाव था। इसलिए ये शैतान की तरह अपने स्वार्थी झूठे धर्म की छत्र छाया में खुले रूप में चौपाल पर बैठकर उस बली राजा के विचारों की आलोचना करके बेचारे अनपढ़ शूद्रों के मन को वे लोग क्या दूषित नहीं करते होंगे? अगर ऐसा न कहें तो शूद्रों को बिल्कुल ही न लिखना आता है और न पढ़ना, फिर वे किस वजह से या किस कारण उनके मतों से इतनी नफरत करने लगे हैं? इसके बारे में यदि तुझे कुछ अन्य कारण मालूम हो तो मुझे जरा समझा दे। इतना ही नहीं तो वे लोग मौका देखकर उसी चौपाल पर चावड़ी बैठकर सरकारी कानून के किसी गैरवाजबी कलम को लेकर उस पर कई तरह के पैने कुतर्क नहीं देते होंगे? और शूद्रों ने सरकार से नफरत करना चाहिए, इसलिए उनको क्या चोरी चोरी पाठ नहीं पढ़ाते होंगे? और क्या उनको एक शब्द भी अपने सजग सरकार के कान पर डाल देने के लिए शूद्र लोग कप कपाते नहीं होंगे? चूंकि कुल सभी ऊपरी दफ्तरों के ब्राह्मण कर्मचारी एक ही जात वाले हैं, इसलिए अब तो भी अपनी सरकार ने होश संभालना चाहिए। सबसे पहले हर एक गांव ने करीबन एक अंग्रेज या स्कॉच गृहस्थ को उनके निर्वाह योग्य परंपरागत खेतों को इनाम में देकर उन पर उपदेशकों का काम सौंप देने चाहिए। उन्होंने केवल उस गांव की सही हकीकत के बारे में करीब साल में एक रिपोर्ट सरकार को भेज देनी चाहिए, और यदि इसके अनुकूल कानून बनवाकर बंदोबस्त किया गया
तब आगे किसी समय नाना पेशवा जैसे ब्राह्मण को पुनः जब कभी किसी भी प्रकार का उठाव करने की बात ध्यान में आई और उसने किसी पीर से मिन्नत मांगी या उसने किसी शिवलिंग की यात्रा करके उसमें उसके द्वारा रसीला भोजन खिलाने की बजाय चमत्कारिक ढंग से तैयार की गई रोटियां निश्चित समय पर गांव-गांव में एक साथ पहुंचाकर वह प्रसाद अनपढ़ शूद्रों को खिलाकर सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए इन पटवारी, वतनदार, कुलकर्णियों की एकता बिल्कुल किसी काम नहीं आएगी। और इस तरह किए बगैर सभी अनपढ़ शूद्रों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, उनके पांव इस धरती पर नहीं टिके रहेंगे। इतना ही नहीं, जब वे यूरोपियन उपदेशक सभी शूद्रों को सही ज्ञान देंगे और इनकी आंखें खोल देंगे, तब ये लोग इस ग्राम राक्षसों के नजदीक भी खड़े नहीं रहेंगे। दूसरी बात यह है कि सरकार ने अपने ग्राम कर्मचारी, नौकर, पटेल, चौधरी से लेकर कुलकर्णियों के काम की परीक्षा लेनी चाहिए और इस तरह के महत्वपूर्ण कामों को एक ही जाति के या विशिष्ट जाति के लोगों के हाथ नहीं सौंपना चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि फौज की तरह इस काम में कुछ विशेष अधिकार की बात पैदा नहीं होगी, बल्कि उसका पूरी तरह से बंदोबस्त हो जाएगा और सभी लोगों में पढ़ने लिखने की इच्छा अपने आप पैदा होगी। यदि आवश्यकता हो तो हमारी दयालु सरकार को शिक्षा विभाग का फिजूल खर्च एकदम बंद कर देना चाहिए और यह सारा पैसा कलेक्टर के खाते में जमा कर देना चाहिए। फिर हर एक यूरोपियन कलेक्टर की ओर से जॉर्विस साहब की तरह किसी भी तरह का पक्षपात न करते हुए सभी जाति के होशियार छात्रों में से कुछ छात्रों का चुनाव करके उनको केवल रूखा सूखा खाना और छोटे मोटे कपड़ों की व्यवस्था करके उनके लिए हर कलेक्टर साहब के बंगले के करीब पाठशाला चलानी चाहिए और उन छात्रों को पटेल की, कुलकर्णी तथा पंतोजी, पटवारी, पुलिस, पटेल, ग्राम सेवक आदि के काम की ट्रेनिंग देकर फिर परीक्षा लेकर उनकी तरफ उस तरह के काम सौंप देने चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि सभी ब्राह्मण कुलकर्णियों की एकता के लिए ये लोग बदनाम नाना पेशवा जैसे ब्राह्मणों के काम में नहीं आएंगे, बल्कि जो लोग अज्ञानी शूद्रों को फंसा करके उनके खेत, वतन हड़पते होंगे और उन लोगों से हर तरह के झगड़े फसाद करवाते होंगे, उनको वैसा करने के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा। आज तक लाखों रुपया शिक्षा विभाग के माध्यम से खर्च हुआ है, फिर भी उससे शूद्र समाज की संख्या की तुलना में उनमें विद्वानों की संख्या नहीं बढ़ सकी। इतना ही नहीं, तुम्हार, मातंग और चमार आदि जातियों में से एक भी पढ़ा लिखा कर्मचारी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर यहां एमए या बीए पढ़े लिखे लोग दवा के लिए भी नहीं मिलेंगे। अरे रे, अपने इस सरकार के इतने विशाल शिक्षा विभाग के गोरे चेहरे पर इन काले मुहर वाले ब्राह्मण पंडितों ने यह कितना बड़ा काला दाग लगाया है। अरे, यह कड़वे करेलों को हमारी सरकार ने इतने घी में तलकर शक्कर में घोलकर पकाए, फिर भी उन्होंने अपना जाति स्वभाव छोड़ा नहीं और अंत में वे कड़वे करेले की तरह कड़वे ही रहे। तात, आपका कहना सही है, लेकिन ये कुलकर्णी लोग अनपढ़ शूद्रों की भूमि, वतन को किस प्रकार का फांसा डालकर हड़पते होंगे? जिन शूद्रों को पढ़ना लिखना बिल्कुल ही नहीं आता, ऐसे अनपढ़ शूद्रों को ये कुलकर्णी खोजते रहते हैं और फिर स्वयं उनके साहूकार होकर वे उनसे जब गिरवी खाता लिखवा लेते हैं, उस समय वे अपने जाति के अर्जिनविस से मेल मिलाप करके उनमें एक तरह की शर्तें लिखवा लेते हैं जो उन शूद्र किसानों के खिलाफ हो और इन कुलकर्णी साहूकार के फायदे की भी हो। फिर जो शर्तें लिखी जाती हैं, उनको न पढ़ते हुए भलती सलती ही बातें पढ़कर सुनाई जाती हैं। फिर उस कागज पर उनके हाथ के अंगूठे के निशान लगाकर अपना बही खाता पूरा कर लेते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जालसाजी से उन शूद्रों की जमीन जायदाद लिखी गई शर्तों के अनुसार हड़पते होंगे या नहीं? तात, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये लोग जाति से ही कलम कसाई है, लेकिन ये लोग अनपढ़ शूद्रों में किस प्रकार के झगड़े पैदा करते होंगे? खेत, खेती बाड़ी, जमीन जायदाद आदि के संबंध में, सनत त्योहार, पोला आदि में और होली के दिन होली के बास को पहले पूरी आदि कौन बांधेगा आदि के संबंध में शूद्रों में आपस में जो झगड़े दंगे फसाद होते हैं, इनमें ब्राह्मण कुलकर्णियों का हाथ नहीं होता है। वे लोग इन झगड़े दंगे फसादों को करवाने में जिम्मेदार नहीं होते। इस तरह के कुछ उदाहरण आप वास्तव में दिखा पाओगे? तात,
आपकी बातों को मैं इनकार नहीं कर सकता। शूद्रों में आपस में इस तरह के दंगे झगड़े फसाद करवाने में इन ब्राह्मण कुलकर्णी आदि कलम कसाईयों को क्या मिलता होगा? अरे, जब कई घरंदाज अनपढ़ शूद्रों के घराने मन ही मन में द्वेष की अग्नि में जलकर आपस में एक दूसरे से लड़ते होंगे, तब अंदर ही अंदर इनसे कलम कसाईयों सहित अन्य ब्राह्मण कर्मचारियों के घर इस आग में तपते तपते जलकर क्या नष्ट नहीं हुए होंगे। अरे, इन कलम कसाईयों के नारदशाही की वजह से स्थानीय, मुल्की, फौजदारी और दीवानी विभाग, खाता का खर्च बेहद बढ़ गया है और वहां के अधिकांश कर्मचारी मामलेदार से लेकर ग्राम सेवक तक सभी अपने ऐन तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो या नः प्रचोदयात् इस असली मूल मंत्र से बेईमानी करते हैं। उसके संबंध में उन्होंने चिरी मिरी देव इस यवनी विदेशी गायत्री का उपदेश उन मांगलिक पुरोहितों ने अपनाने की वजह से ब्राह्मण वकीलों की दलाली काफी बढ़ गई। फिर यह बात बताओ कि वे बड़ी बड़ी कोर्ट कचहरियों में बैठकर जोर जोर से हंसी के फव्वारे छोड़ते हुए घूमते हैं या नहीं। इसके अलावा मुंसफ नवाब के सरंजाम कितने बड़े हैं, इसका हिसाब दो। इतना बंदोबस्त होने के बावजूद भी गरीब लोगों को न्याय सत्ता और आसानी से मिलता भी है या नहीं। इसी वजह से गांव खेड़ों के सभी लोगों को मिलाकर एक कहावत प्रसिद्ध हुई है। वह कहावत यह है कि सभी सरकारी विभागों से अपना काम करवाना हो तो उन विभागों में अपना काम करने वाले ब्राह्मण कर्मचारियों के हाथ पर अमुकतमुक किए बगैर वे हम जैसे गरीबों के काम को हाथ ही नहीं लगाते। उनकी झोली में डालने के लिए घर से कुछ न कुछ साथ में ले लो, तब कहीं काम के लिए बाहर निकलो। तात, यदि ऐसा ही होता है तो गांव खेड़ों के तमाम शूद्र लोगों को यूरोपियन कलेक्टरों से अकेले में मिलकर उनको अपनी शिकायतें क्यों नहीं बताना चाहिए? अरे, जिनको बेर की गांठ किधर होती है यह मालूम नहीं, ऐसे डरपोक खिलौनों को ऐसे भयंकर कर्मचारियों के सामने खड़े होने की हिम्मत कैसे होगी? और ये लोग अपनी शिकायतें सही ढंग से उनके सामने कैसे क्या बता पाएंगे? ऐसी हालत में किसी लंगोट बहादुर ने बड़ी हिम्मत से किसी बुटलेर की मदद से यूरोपियन कलेक्टर को अकेले में मिलकर और उनके सामने खड़े होकर यह कहा कि ब्राह्मण कर्मचारियों के सामने हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। तब इतने चार शब्द कहने की इन कलमसाइयों को भनक भी लग गई कि मान लो हो गया, इनका काम तमाम। फिर उस अभागे आदमी के नसीब ही फूट गए, समझ लेना चाहिए, क्योंकि वे लोग कलेक्टर कचहरी के अपनी जाति के ब्राह्मण कर्मचारी बाबू से लेकर रेवेन्यू के या जज के ब्राह्मण कर्मचारी तक सभी के सभी अंदर ही अंदर उस यवनी गायत्री की वर्दी घुमा देते हैं। फिर आधे कलमसाई तुरंत हर तरह के दस्तावेजों के साथ पुरावे लेकर वादी के साक्षीदार गवाहदार बन जाते हैं और आधे कलमसाई वादी के विरुद्ध प्रतिवादी के हर तरह के दस्तावेजों के साथ पुरावे लेकर प्रतिवादी के गवाहदार बन जाते हैं। ये लोग उनके झगड़े में इतनी उलझन पैदा कर देते हैं कि उसमें सत्य क्या है यह पहचान पाना ही मुश्किल होता है। इस सत्य को खोज निकालने के लिए बड़े बड़े विद्वान यूरोपियन कलेक्टर और जज लोग अपनी सारी अकल खर्च कर देते हैं, फिर भी उनको छिपे हुए रहस्य का कुछ भी पता नहीं चलता और न कुछ भी हाथ में लगता है, बल्कि वे उन शिकायत करने वाले लंगोटधारियों को ही यह कहने में लज्जा का अनुभव नहीं करते कि तू ही बड़ा शरारती है, और अंत में उनके हाथ में नारियल की खाली टोकरी देकर उनको फजीहत होने के लिए घर पर भेज देते होंगे या नहीं। अंत में ब्राह्मण कर्मचारियों की इसी प्रकार की प्रवृत्ति की वजह से कई गरीब किसान शूद्रों के मन में यह बात आती होगी कि यहाँ हमारी किसी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए बड़ी मजबूरी में आकर उन्होंने अपनी ही खुदकुशी की होगी या नहीं। इनमें से कई लोगों ने डाकू और लुटेरों का जीवन अपनाया होगा और अपने ही जान को तबाह किया होगा या नहीं। इनमें से कईयों के दिलो दिमाग में असंतोष की भावना भड़क उठी होगी और फिर वे पागलपन के शिकार बन गए होंगे या नहीं। और इनमें से कईयों ने अपनी दाढ़ी मूंछें बढ़ाई होगी और अधपगले होकर रास्ते में जो भी कोई मिल जाए उसको अपनी शिकायत सुनाते कहते फिरते होंगे या नहीं। संदर्भ चैप्टर 4 द सेपॉय रिवोल्ट बाय हेनरी मीड। कुलकर्णी कर्णिक, पटवारी, तलाठी आदि शब्द समानार्थक हैं।
गांव के चौधरी या प्रधान का कारकुन। गांव की जमीन और उनके लगान का हिसाब रखने वाला एक छोटा सरकारी कर्मचारी। कुल का मतलब जमीन, खेत का हिस्सा और करण का मतलब है मेहनताना। उस समय ऊंची जाति के ही लोग कुलकर्णी, पटवारी आदि होते थे। आज ब्राह्मणों तथा कायस्थों में कुलकर्णी, कर्णिक सरनेम कुलनाम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें। अगर आप हमारे अपने चैनल साइंस डिरियल पर पहले बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।